नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बता दें कि आज के जो गणित शिक्षण के जो प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पे, ये यूपी टेट के साथ साथ, याद रखिएगा, यूपी टेट के साथ साथ सी टेट में भी बहुत महत्वपूर्ण है और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे बिना समय गवाए हुए अपने यहाँ पे पहले प्रश्न से। और टॉप 20 प्रश्नों में से आप लोगों का टारगेट रहेगा 18+। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न ये कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा है। देखिए ये कथन किसने कहा है कि गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यहाँ पे पहला कहा है वेकन ने, दूसरा हंगवेन ने, तीसरा लॉक ने, चौथा कहा है डटन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा पहले का, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए पहले का जो राइट आंसर जाएगा हंगवेन ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। हंगवेन ने कहा है कि जो गणित सभ्यता है संस्कृति का दर्पण है। जो गणित के द्वारा आप क्या करते हैं, आप अपने मनोवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। आपकी जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं और आपकी जो समाज में लेन देन का कार्य होता है वो गणित के द्वारा ही होता है। जिसमें आपकी सबसे पुरातनतम गणित सभ्यता है वो आपकी अंक गणित है। याद रखिएगा, अंक गणित सबसे पुरातनतम आपकी गणित सभ्यता है। और यहाँ पे जो राइट आंसर गया था हमारा दूसरे के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है कि गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। देखिए जो गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। पहला यहाँ पे करा है संश्लेषण, दूसरा प्रयोगात्मक, तीसरा आगमन विधि और चौथा करा है कि प्रदर्शन विधि। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए यहाँ पे बात क्या क्या है कि जो गणित विषय है पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती हैं विधि किस पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। तो पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो जो राइट आंसर इसका जाएगा हमारा दूसरे का पहले के साथ जाएगा संश्लेषण विधि। यानी क्या करना है, आप लोगों को समझ के साथ लिखने का प्रयास करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए प्रयोग नहीं करना है। आगमन विधि ये होता है कि उदाहरण के साथ चलता है, ठीक है। प्रदर्शन विधि किसी को लिख कर तब उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे संश्लेषण विधि हमारा सबसे उपयुक्त तरीका है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या करा है। और बता दें कि उत्तर जो है लिखे गए हैं, सभी प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए हैं ताकि कठिनाई ना हो आप लोगों को समझने में। देखिए यहाँ पे पहला हमारा तीसरा क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। देखिए यहाँ पे बात क्या है, प्राथमिक स्तर पे, उच्च स्तर की बात नहीं किया है, ठीक है। प्राथमिक स्तर की बात किया है। तो प्राथमिक स्तर पे जो गणित होती है उसका महत्व क्या होता है, सांस्कृतिक होता है, सामाजिक होता है, धार्मिक होता है या फिर मानसिक होता है। तो आप बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्राथमिक स्तर पे बालक की नींव को का मजबूत होना बहुत ही उपयोगी है। तो बालक में सोचने विचारने की क्षमता का विकास करना जो हमारे मानसिक क्रियाओं पे आधारित होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। हमारा यहाँ पे देखिए जो सांस्कृतिक नहीं होगा, सामाजिक जो होता है ये भी नहीं होगा। हमारा जो देखिए प्राथमिक स्तर पे याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पे आपका मानसिक जाएगा और उच्च स्तर पे आपका जाएगा व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक जाएगी आपकी। और यहाँ पे जो राइट आंसर था हमारा यहाँ पे चौथे के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देख लेते हैं चौथा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए अभी तक सही प्रश्नों को करते हैं तो सभी प्रश्नों को सॉल्व एकदम अच्छे से करिए और एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अच्छे से सभी लोग यहाँ पे जुड़ सकें। यहाँ पे देखिए चौथा हमारा करा है उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है। देखिए अंतर होता है, किस चीज़ का अंतर होता है, उद्देश्य का अंतर होता है, प्रकृति का अंतर होता है, कठिनाई स्तर का होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे का कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे बात क्या है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक, ठीक है। देखिए उद्देश्य होगा या फिर प्रकृत होगा या फिर कठिनाई स्तर, इन तीनों में से तो एक होगा, लेकिन चौथा हमारा गलत है। अब बचा हमारा तीन। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए चौथे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। देखिए उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य अलग होता है, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, कठिनाई की जानकर उपचार किया जाता है और यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण आपकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। और यहाँ पे नैदानिक आपके मानसिक प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है, जो कठिनाई है उसको दूर किया जाता है। तो देखिए इन दोनों में आपका उद्देश्य का यहाँ पे अंतर होता है। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। देख लेते हैं पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न ये करा है कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम, देखिए ऊपर आप लोगों को बता दिया गया था कि प्राचीनतम जो है सबसे पुरानीतम जो गणित की शाखा है वो कौन सी है, रेखा गणित है, सांख्यिकी की है, बीज गणित है या फिर अंक गणित है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए। और बता दें कि सभी प्रश्नों को एक बार करा दिया गया था, इसलिए गणित शिक्षण को फिर से कराया जा रहा है ताकि आप लोग
कि जो रिपीट किया गया है या फिर छूट गया है वो फिर से आप लोगों के मस्तिष्क में बना रहे, इसीलिए फिर से प्रश्नों को कराया जा रहा है गणित शिक्षण का। तो गणित शिक्षण से हर आप लोगों को पता है कि 15 नंबर के पैडागोजी आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने पाए। तो यहाँ पे देखिए 5वां करा है कि गणित की सबसे पुरातनतम शाखा प्राचीनतम शाखा है। पहला यहाँ पे करा है रेखा सांख्यिकी, बीजगणित या फिर अंकगणित। जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाए अंकगणित। क्या है कि इतिहास से लेके, ठीक है, इतिहास से लेके यानी आपके पुराने समय से लेके आपके दादा परदादा से लेके हमारे इस समय तक जो चल रहा है ये आपके कौन से विधि का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे देखिए अंकगणित, क्योंकि पहले जमाने में भी आपका लेन देन यानी यहाँ में जोड़ घटाना, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग का प्रयोग होता था। इसके बाद रेखा गणित आई है, ठीक है, संख्याकी आई है, बीज गणित आई है, लेकिन आपका जो अंक गणित है सबसे पुरातनतम शाखा है, प्राचीनतम। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली जो शिक्षण विधि है कौन सी है। प्रदर्शन विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि जो रेखा गणित है, देखिए यहाँ पे रेखा गणित की बात किया है, प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली रेखा गणित में शिक्षण विधि है, पहला कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है कि प्रदर्शन विधि, किसी वस्तु को देखकर या फिर किसी व्याख्या को देखकर प्रदर्शन करना, ये आपका प्रदर्शन विधि होगी। आगमन विधि होता है उदाहरण के साथ होता है। निगमन विधि जो होता है नियम के साथ चलता है, फिर उदाहरण के साथ चलता है। और यहाँ पे चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए छठे का जो राइट आंसर जाएगा, देखिए क्या होता है रेखा गणित में आप ना तो नियम आगमन उदाहरण का प्रयोग करते हैं, ना ही निगमन का प्रयोग करते हैं, नियम का। तो ये दोनों तो हमारा गलत हो गया, तो हमारा चौथा ऑलरेडी गलत हो जाएगा। बचा हमारा प्रदर्शन। क्या होता है, आप खेतों का माप जब करते हैं, खेतों का माप करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है आपको क्या करना होता है, इसकी माप की चौड़ाई लंबाई गुड़ी ये सब का प्रदर्शन करता है। तो रेखा गणित में क्या होता है, आप क्या करते हैं पाइयों का निर्माण करते हैं, ठीक है, रेखा का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है प्रदर्शन आप करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। उदाहरण तो आप उपस्थित नहीं कर सकते, यहाँ पे नियम तो उदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी चीज़ का मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए सातवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी भी है। यहाँ पे करा है जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है। देखिए जेकब जो एल मारेनो है, ठीक है, इनका किस विधि से संबंध है। पहला उत्तर विधि से, दूसरा यहाँ पे हमारा करा है, देखिए दूसरा करा है कि यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण विधि से, तीसरा करा है व्यक्ति अध्ययन विधि से, और चौथा करा है समाज मिति। तो इसमें राइट आंसर हमारा सातवें का क्या होगा, देखिए सातवें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा समाज मिति। यहाँ पे जेकब एल मारेनो जो थे ये समाज मिति से संबंधित रखते थे। क्या है, ये सामाजिक में होने वाली घटनाओं से प्रदर्शित विधियों का प्रयोग करते थे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए आठवां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यहाँ पे करा है कि गणित विषय की विशेषता क्या है, यानी जो गणित है उसकी विशेषता क्या है। यहाँ पे तर्कपूर्णता होती है, परिमाणों का यहाँ पे करा है परिणामों की निश्चितता होती है, और शुद्धता होती है, या फिर उपयुक्त सभी होती है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा आठवें का राइट आंसर क्या होगा। तर्क होता है गणित में, या फिर परिमाण जो परिणाम होता है निश्चितता होती है, या फिर शुद्ध होती है, या फिर सभी होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। तर्कपूर्ण भी होता है, आप गणित में तर्क करते हैं, सोचते विचारते हैं, अपने बुद्धि का परिणाम प्रयोग करते हैं, और परिणाम, ठीक है, परिणाम निश्चित, यानी कोई ना तो कोई आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ही, चाहे वो गलत उत्तर हो चाहे आपका सही उत्तर हो, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी एक परिणाम यानी एक उद्देश्य पे पहुंचेंगे, चाहे आपका गलत हो चाहे सही हो। तो ये भी हो गया। और शुद्धता, अगर आप सही से नियम का प्रयोग करके आप प्रयोग कर रहे हैं गणित शिक्षण का, तो आपकी जो शुद्धता आती है ये एकदम राइट होगी। लेकिन याद रखिएगा शुद्धता जो होती है आपकी यहाँ पे नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, यानी उत्तर आपका सही भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे नौवें प्रश्न पे, देख लेते हैं नौवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए नौवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, करा है चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता वाले पढ़ाने वाला विषय कौन सी। देखिए यहाँ पे करा है सीधे सीधे जिसमें बालक चिंतन करता है, बोध करता है, तर्क करता है, विश्लेषण करता है, ये सभी पढ़ाने वाला विषय कौन सा है। यहाँ पे भूगोल है,
या फिर गणित आपका है या फिर सामाजिक विज्ञान है या फिर भाषा है, तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए आप सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से निचोड़ को बनाइए। देखिए यहाँ पे 4 क्रम निर्धारित किया है, ठीक है, और चारों क्रम जो हैं आपके, ये चारों क्रम जो हैं आपके गणित से संबंधित हैं, ठीक है। 9वें का राइट आंसर जो जाएगा गणित। गणित में आप प्रयोग करते समय आप चिंतन भी करेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, सही होगा या फिर गलत। यहाँ पे बोध की बात किया है, यानी आप एक निश्चित उत्तर पे पहुंचना चाहेंगे, और तर्क शक्ति यानी आप अपने तर्क करेंगे कि हाँ ये उत्तर हो सकता है, हम इस नियम का प्रयोग करें तो ये सही हो सकता है। विश्लेषण यानी कई कई स्तर पे पहुंचने के बाद किसी एक स्तर पे पहुंच के अब क्या करते हैं, उत्तर के निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। और एक बार क्या करिए, सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए कि आज के प्रश्न कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न कराए जा चुके हैं, तो आशा करते हैं सभी लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगी। और शेयर कर दीजिए, एक बार अपने ग्रुप में क्या करिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को फिर से रिपीट कराया जा रहा है। तो आप लोगों का हर एक जो आंसर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी 2 से 3 नंबर तो मिलना श्योर है इस प्रश्न से, क्योंकि गणित पेडागोजी में आप लोगों के 15 नंबर का होता है, ठीक है। तो वहाँ से अगर 2-3 नंबर मिल जाए यहाँ से, तो क्या बात है आगे बढ़ने की। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि 10वां हमारा कह रहा है कि किसी व्रत की परिधि, यहाँ पे वृत्त होगा, ठीक है, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंधित स्थापित करना, इनमें से कौन सी, यहाँ पे कह रहा है कि विधि सहायक होगी, यानी विधि जो होती है कौन सी सहायक होगी। यहाँ पे वृत्त की परिधि का व्यास निकालने में कौन सी विधि सहायक होगी। देखिए यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे विश्लेषण संश्लेषण, दूसरा प्रयोगात्मक, तीसरा कह रहा है आगमन, चौथा कह रहा है प्रदर्शन विधि। तो राइट आंसर 10वें का क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे वृत्त की बात किया है, ठीक है, वृत्त की परिधि याद करने के लिए कहा है, तो ठीक है व्यास निकालेंगे, आप किसी के परिधि निकालेंगे तो उसके लिए किस चीज का उपयोग करेंगे इसमें से। देखिए पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो 10वें का जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा प्रयोगात्मक, ठीक है, प्रयोगात्मक विधि के साथ जाएगा। राइट आंसर हमारा दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। देखिए गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे प्रगति पत्रक को भरना, दूसरा कह रहा है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना, यानी देखिए सत्र में जो परीक्षा होती है उसके लिए पत्र की योजना बनाना, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बच्चों की समझ की निहित रिक्तियों को जानना, और चौथा कह रहा है कि अभिभावकों की यहाँ पे प्रतिपुष्टि देना, यानी अभिभावकों जो आपके अभिभावक हैं उनको बस संतुष्ट करने की बात किया है, और यहाँ पे पत्रक भरने की बात किया है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए योजना बनाने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चों की समझ की बात किया है। गणित में आप बच्चों की समझ की निहित यानी रिक्तियां, यानी कि क्या कठिनाई है उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, उनके स्तर के अनुसार कार्य करेंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए सत्र में आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साल में एक बार योजना बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सत्र में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप जब तक बालक की समझ को नहीं जान सकते, तब तक आप उनकी कठिनाई को नहीं दूर कर सकते, तब तक आप परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित कर सकते, ठीक से आपका एक निश्चित उद्देश्य बालकों में नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे राइट आंसर जो था हमारा यहाँ पे तीसरा था। चलिए आगे पढ़ते हैं, अपने 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 12वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जियो बोर्ड, ठीक है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण के लिए एक प्रभावी साधन है। पहला कह रहा है कि आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं जैसे कि यहाँ पे किरणें, रेखाएं और कोण, इसके लिए है। दूसरा कह रहा है कि ज्यामिति आकृतियां और उनकी विशेषताएं, और तीसरा कह रहा है दिवा, यहाँ पे कह रहा है दिवा, और यहाँ पे कह रहा है त्रिविमा आकृतियों में अंतर के लिए, और चौथा कह रहा है कि समिति की अवधारणाएं बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा 12वें का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, ज्यामितीय आकृतियों और यहाँ पे बात किया है कि उनकी विशेषता। देखिए यहाँ पे जियो बोर्ड की बात किया है, तो आप जियो बोर्ड का जब निर्माण करेंगे, ठीक है, जियो बोर्ड का आप जब निर्माण करेंगे, यहाँ पे देखिए जब आप जियो बोर्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है, जियो बोर्ड का निर्माण करते हैं तो एक रबड़ के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे फंसाने की बात होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, तर्क बनाया जाता है बालक की, ठीक है, जियो बोर्ड का जब प्रयोग किया जाता है तो इसमें बालक की बौद्धिक क्षमता को देखा जाता है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, तो इससे देख लेते हैं कितने लोगों का सही होगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसे थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। देखिए इसका ये करा है हमारा कि निम्नलिखित में से पैटर्न से क्या ज्ञात होता है। देखिए यहाँ पे कर रहा है कि 1 + 1 यानी 1 + 1 = 2 कर रहा है, 2 + 2 = 4 कर रहा है, और 3 + 3 = 6 कर रहा है। तो यहाँ पे बात किया है 10 + 10 = 20। तो ये गिनती गिना रहा है, सम विषयी संख्या को बता रहा है, या फिर 2 का पहाड़ा का निर्माण कर रहा है, या फिर अभाज्य संख्याएं का निर्माण कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे स के साथ जाएगा, 2 के पहाड़ा का निर्माण कर रहा है। देखिए यहाँ पे कर रहा है 1 × 1 करेंगे तो आपका 2 होगा, ठीक है। अब 2 ×
पे 2 करेंगे तब भी आपका 4 होगा, या फिर 2 + 2 करिए तब भी 4 होगा। तो यहाँ पे पहाड़ा का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 14वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, ये प्रश्न कई बार सीटेट में भी आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है। यहाँ पे कह रहा है छात्र को स्पष्ट नहीं, किस चीज़ को स्पष्ट नहीं है। पहला यहाँ पे कह रहा है आयतन की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, दूसरा कह रहा है आयतन की माप यहाँ पे उसको समझ में स्पष्ट नहीं है, या फिर कह रहा है आयतन का सूत्र उसे, या फिर यहाँ पे कह रहा है आयतन की इकाई। तो राइट आंसर 14 का हमारा क्या जाएगा। देखिए 14 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, आयतन की इकाई। देखिए एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, बालक क्या कर रहा है, बालक क्या कर रहा है, बालक बता रहा है कि उसमें पानी भरा है, ठीक है, बता रहा है कि आयतन का, यहाँ पे बता रहा है कि ये ग्लास का आयतन है, ठीक है, आयतन की बात कर रहा है, ठीक है, आयतन की बात कर रहा है। तो उसे किस चीज़ का, आयतन की इकाई का, उसे छात्र को जो है आयतन की इकाई स्पष्ट नहीं है, इसीलिए तो बता रहा है कि ग्लास का आयतन है, ग्लास में जो भरा हुआ है, ठीक है। क्षेत्र नहीं बता रहा है, ठीक है, क्षेत्र यहाँ पे क्षेत्र कितना पानी ने कितना क्षेत्र कवर किया है उसको नहीं बता रहा है, जबकि बता रहा है कि क्या ये आयतन है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15वां प्रश्न ये करा है कि गणित के नियमों एवं सिद्धांतों में समावेश होता है। देखिए पहला करा है वैधता होता है, विश्वसनीयता होती है, और तीसरा करा है अ और ब दोनों होता है, और चौथा करा है कि कल्पना होती है। तो राइट आंसर 15 का हमारा क्या जाएगा। देखिए गणित जो होती है, गणित के नियम और सिद्धांत में क्या होती है, ऊपर आप लोगों को बता दिया गया था क्या होगी, आपकी वैधता होती है, ठीक है, वैधता यानी गणित का जो नियम होता है वो आप बालक के बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रयोग करेंगे, लेकिन जो सिद्धांत है आप नियम के अनुसार प्रयोग करेंगे। देखिए जो गणित के नियम है ये बालक के अनुसार निर्धारित करेंगे, लेकिन आप जो यहाँ पे सिद्धांत है ये आप क्या करेंगे, पाठ्यक्रम यानी शिक्षण विधियों पे यानी नियम पे प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, 15 का हमारा राइट आंसर जो जाएगा पहला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16वां प्रश्न क्या करा। और सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग फास्ट कमेंट करिए यहाँ पे। देखिए करा कि गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध कैसा है, निकटतम का है, सामान्य का, असमान का, न्यूनतम का है। तो राइट आंसर हमारा 16 का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात क्या है गणित प्रकृति की और तार्किक की। अब देखिए गणित की प्रकृति क्या है, 2 × 2, ठीक है। अब तार्किक बालक से संबंधित हो गया, यहाँ पे ये बालक से संबंधित हो गया और ये शिक्षण विधियों से संबंधित हो गया। तो आप क्या करेंगे, बालक को तर्क करने के लिए कहेंगे, ठीक है, तार्किक करेगा बालक। तो उसमें क्या होता है, गणित और प्रकृति में क्या होता है, निकटतम संबंध होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17 प्रश्न पे, देख लेते हैं 17 का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है 17 का। देखिए 17 ये कराए गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रयुक्त योगदान होता है, कल्पना का होता है, तार्किक चिंतन का होता है, गणित मूल्य का होता है, या फिर गणितीय समस्या का होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा। जो गणित होती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बात क्या है, गणित विषय की बात किया है, न कि बालक की बात किया है। यहाँ पे गणित विषय यानी पाठ्यक्रम की बात किया है, अनुसंधानों में प्रयोग योगदान की बात किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो 17 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, गणित विषय में अनुसंधान का प्रयोग अगर योगदान करेंगे तो आप तार्किक चिंतन करेंगे यानी सोच करेंगे, तभी तो आप नए नियमों का निर्माण करेंगे, तभी तो आप निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, किसी सूत्र का। तो आप तार्किक करेंगे यानी सोचे विचारेंगे, तभी तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए 18वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 18वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 18वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कह रहा है कि किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। देखिए अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है किस विषय में। यहाँ पे कह रहा है कि गणित, दूसरा कह रहा है भूगोल, तीसरा कह रहा है इतिहास, चौथा कह रहा है कि हिंदी। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे अमूर्त की बात किया यानी आप पहले तर्क करेंगे, ठीक है, किसी बात को आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में। यहाँ पे जैसे क्या है कि आप अगर यहाँ पे देखिए आपको 24 यहाँ पे +2 गुणे 2 करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले सोचेंगे ना आप कि 24 2 कितना होता है, 26 होता है। अब क्या किया जाए कि आगे का गुणा हो। तो जब आप तर्क करेंगे यहाँ पे 2 गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो गया, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे 26 दूना हो गया हमारा कितना, 52 हो गया। तो बालक क्या किया, तर्क किया, ठीक है। तर्क करने के बाद अमूर्त रूप यानी एक किसी अंक का ये क्या किया, प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, प्रस्तुत कर दिया यानी निर्धारित कर दिया यानी उसको मूर्त रूप दे दिया। तो ये किसमें होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गणित के साथ जाएगा, राइट आंसर गणित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न पे, फिर इसके बाद लास्ट प्रश्न रहेगा।
देखिए 19 का कह रहा है कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। जो गणित है उसकी तुलना यहाँ पे किया जाता है किसे, धार तेज करने वाले पत्थर से। यानी आपकी जो है मानसिक स्थिति को विकसित यानी तर्क वितर्क करने में तेजी प्राप्त करने में होती है। यानी आप कितने अच्छे से तर्क कर रहे हैं, कितने तेजी से कर रहे हैं, तो इसकी तुलना किया गया है तेज करने यानी धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। ये कथन किसका है, यहाँ पे हाब्स का है, फ्राबेल का है, फ्राइड का है, स्किनर का है। तो राइट आंसर 19 का क्या जाएगा। देखिए ये तीनों लोग जो है मनोविश्लेषण है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। ये बाल विकास में प्रयोग होते हैं और पर्यावरण इसमें है। लेकिन हांग्स जो ये हाब्स हैं ये आपके गणित से संबंधित। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें और अंतिम प्रश्न पे, देख लेते हैं ये कितने लोगों का सही होता है। देखिए 20वां हमारा ये करा कि निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है। देखिए किस कार्य में गणित का प्रयोग नहीं किया जाता है, मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक में, भौतिक में। तो ये देखिए सीधे सीधे आपको दर्शा रहा है यहाँ पे सीधे सीधे शारीरिक विकास में, ठीक है। 20वें का शारीरिक विकास में भी होगा, लेकिन देखिए शारीरिक विकास में, या फिर कह रहा है यहाँ पे मानसिक विकास में, या फिर दार्शनिक विकास में, या फिर कह रहा है भौतिक विकास में। तो इसका राइट आंसर आप 20वें का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कितना लोगों का ये देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। 20वें का आंसर आप ही लोगों को देना है, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें और अपनी सुझाव जरूर दें। और आज की उत्तर जो 20वें का है, 20वें का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्लास जैसे ही खत्म हो जाए। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, और अच्छे से प्रयोग करते हुए आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करिए अच्छे से पढ़ते हुए। और अगली क्लास जल्दी ही चलाई जाएगी, तब तक के लिए अच्छे से देखिए क्लास को और शेयर कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें। और आज के प्रश्न कैसे लगे सुझाव जरूर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में क्या करिए, कमेंट बॉक्स में क्या करिए 20वें का उत्तर, ठीक है, 20वें का उत्तर जरूर दीजिएगा कि 20वें का उत्तर क्या होगा। और PDF जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा। और आज के लिए